टॉपिक नंबर 7 के आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं, आखिरी सब टॉपिक पे। उसका नाम क्या है? आरटीआई। चलिए, सूचना का अधिकार। ये हमारे टॉपिक नंबर 7 का आखिरी सब टॉपिक है और मेरे ख्याल से करीब 1.5 से 2 घंटे इसमें लगने चाहिए। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम केवल एक हिस्सा और लेंगे, सेकंड एआरसी की वो रिकमेंडेशंस जो किसी टॉपिक पे नहीं आ पाई लेकिन पता होनी चाहिए आपको। तो करीब 15 रिकमेंडेशंस ऐसी बची होंगी जो बीच में नहीं आ पाई, उसको अलग से लिखवा देंगे ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आप बीच में बता सके सेकंड एआरसी ने ये कहा है इस मामले में। उसके साथ ही टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7 खत्म। उसके बाद जो बचेगा एक तो केस स्टडीज। एक टॉपिक जो सिलेबस में लिखा नहीं है पर हम करेंगे उसको बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। उसमें हम 1 या 2 दिन में हल्का हल्का आइडिया देंगे, बाकी नोट्स मिल जाएंगे आपको, जैसे मीडिया एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, वो सब चीजें। ठीक है। और उसके बाद फिलोसफी वाला टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, फिर अंत में वो देखेंगे। चलिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले देखना है कि ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सूचना का अधिकार क्या है और फिर इसको जो बनाया उसके पीछे कारण क्या थे या इसके उद्देश्य क्या थे। तीसरा हल्का सा देखेंगे इसका संक्षिप्त इतिहास क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, कैसे कैसे भारत और केंद्र सरकार तक मामला पहुंचा। सूचना का अधिकार तो निबंध का टॉपिक भी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना ठीक है कि कभी कोई विस्तार में भी लिखना हो तो आप बता सकें। ठीक है। तो सूचना का अधिकार क्या है, जैसा कि आप जानते हैं 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सूचना, एक है का, एक है अधिकार। का पता ही आपको, अधिकार पता ही है, ना पता ही है। तो सूचना का अधिकार क्या है? बेसिकली एक अधिकार है। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं फंडामेंटल राइट्स, कुछ होते हैं लीगल राइट्स या स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं। तो किसी किसी देश में ये फंडामेंटल राइट है तो किसी किसी देश में स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी के लिए दूसरा क्या है? लीगल। हिंदी में फंडामेंटल राइट के लिए शब्द है मूल अधिकार, और स्टैट्यूटरी राइट के लिए क्या होना चाहिए? सांविधिक कह लीजिए, विधिक ज्यादा अच्छा शब्द है, विधिक अधिकार है। लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट को बोलते हैं विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार है। तो क्योंकि हम भारत में हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। तो सबसे पहली बात, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अब अधिकार है तो अधिकार के साथ सवाल उठता है कि किसको दिया गया है। कुछ अधिकार दिए जाते हैं केवल नागरिकों को, कुछ दिए जाते हैं सभी व्यक्तियों को जो उस समय देश के अंदर रह रहे हैं। जैसे एनपीआर और एनसीआर जब बनेगा ना, तो एनपीआर का मतलब जो यहाँ पर रहते हैं, सिटीजन हो या ना हो, और एनसीआर का मतलब जो यहाँ के सिटीजन हैं। सिटीजन होते ही बहुत सारे फायदे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो वैसे नहीं मिलते हैं। तो कुछ अधिकार हैं जो सबको मिलते हैं जो किसी देश के भूभाग में किसी समय पर मौजूद हों। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिकल 21। वो नागरिकों के लिए नहीं है, वो व्यक्तियों के लिए है। और व्यक्तियों के लिए होने का मतलब है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम। इसका दावा पाकिस्तान से भागा हुआ व्यक्ति, चाहे अवैध आप्रवासी ही क्यों ना हो, उसको भी आर्टिकल 21 मिलेगा, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है और इस देश में कम से कम मौजूद तो है ही। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ का नागरिक है। यहाँ तक स्टेटलेस इंडिविजुअल भी होगा तब भी आर्टिकल 21 के तहत अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, अधिकार की मांग कर सकता है। कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए, जैसे आर्टिकल 25, 6, 7, 8 जो आप पढ़ते हैं, 29, 30 पढ़ते हैं, वो सब केवल नागरिकों के लिए है। 19 के जो अधिकार हैं वो नागरिकों के लिए है। इसलिए सीएए पर जो डिबेट आ रही है वो ये भी आ रही है कि इससे दरअसल जिनके राइट सीमित होते हैं वो उन 3 देशों के मुस्लिम्स हैं जिन 3 देशों के लिए सीएए बनाया गया है। और उन 3 देशों के मुस्लिम्स क्योंकि भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28 उनका अप्लाई नहीं होता है। अगर आर्टिकल 21 उनसे छीना जा रहा होता तो वो कह सकते थे कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। पर धार्मिक मामले में अंतर किया गया है, और धार्मिक मामले में अंतर ना हो ये आर्टिकल 25 कहता है। और आर्टिकल 25 केवल भारत के नागरिकों को ही अवेलेबल है, हर व्यक्ति को अवेलेबल है नहीं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पर बात करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21 और 25 का झगड़ा बहुत विस्तार में उठेगा इस मामले में। बहरहाल, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो केवल और केवल नागरिकों के लिए है। हम भारत का रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं अभी सीधे सीधे। तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तीसरी बात है कि अधिकार क्या है। ये अधिकार है, किस पे अप्लाई होता है? ये अधिकार अप्लाई होता है भारत के केंद्र और राज्य की सभी सरकारों पर, सभी लोक प्राधिकारियों पर अप्लाई होता है। और सभी लोक प्राधिकारी का मतलब क्या क्या होगा? आपने आर्टिकल 12 पढ़ा हो संविधान के, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो जाएंगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी शामिल हो जाएंगी।
जो भी होगा, मतलब राज्य के बिहाफ पे जो भी काम करेगा, यहाँ तक कि कोई एनजीओ अगर है जो राज्य से एडिक्वेटली फंडेड है, वो भी इसमें शामिल है, पंचायत भी इसमें शामिल है। कोई भी ऐसा संगठन जो राज्य के बिहाफ पे काम करता है, जो पब्लिक मनी से काम करता है, उसको बोलते हैं कि वो पब्लिक अथॉरिटी है। तो केंद्र राज्य के झगड़े यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, सब पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होता है थोड़ा समझाऊंगा अभी आपको कि राज्य और केंद्र का झगड़ा इस मामले में क्या था। तो सभी लोक प्राधिकारियों पर अप्लाई है। अधिकार क्या है? अधिकार हर तरह की सूचना, कुछ अपवादों को छोड़कर। वो अपवाद क्या है उसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। कुछ अपवाद छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचना, कोई रिपोर्ट है वो ले सकते हैं, कोई लेटर लिखा किसी ने किसी को सरकार में, वो मांग सकते हैं। तो अगर एग्जांपल देना हो सूचनाओं का तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप 3-4 शब्द लिख लें। पहला, योजनाएं जो है, पॉलिसीज हैं। योजनाएं, प्रक्रियाएं, यानी आप सरकार से उसकी योजना के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में, उसके निर्णयों के बारे में, और उसके जो कृत्य हैं उनके बारे में, और उन सब के आधारों के बारे में कि किस आधार पर ये कृत्य हुआ, किस आधार पर निर्णय हुआ। तो योजना, कृत्य, प्रक्रिया, निर्णय और उनके आधार, इन सबको आप सरकार से पूछ सकते हैं कि हे सरकार जी बताइए कि ये क्या मामला है, आपने ऐसा क्यों किया। ये सब बातें उनसे पूछ सकते हैं। कुछ मात्रा में ये प्राइवेट सेक्टर या जो सोशल सेक्टर है उस पर भी लागू होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका काम क्या है? सरकार से जुड़े संगठनों पर काम करना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझे कि मोटे तौर पर सरकार से सूचना मांगने का अधिकार है। दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है। प्राइवेट सेक्टर को इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व अगर दुनिया में किसी ने भी नहीं किया है। फर्स्ट बात पहली। चलिए एक बार थोड़ा सा ये समझें कि ये कैसे हुआ। आपको एक बार ध्यान रखना कि 2005 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। हमारी पूरी बातचीत का जो बेसिक रेफरेंस है उसी एक्ट का है, ठीक है। उस एक्ट में कई संशोधन होते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज करता है। अभी हाल ही में की इंटरप्रिटेशन चेंज, जो पिछले चीफ जस्टिस से इतिहास में अच्छा खासा नाम लिखा गया है अपना। तो आखिरी दिन ये फैसला भी देखे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। जबकि एक चीफ जस्टिस ने इसके पहले इसके विरुद्ध फैसला दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदला है। ऐसा करता सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुका है, खास बात नहीं। भाई सूचना का अधिकार केंद्र पारित करेगा, राज्यों पर भी अप्लाई होगा, तो केंद्र राज्य संबंध का झगड़ा तो होगा ही इसमें। और आपको पता है केंद्र और राज्य के संबंधों में किसके पास कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, इसका फैसला होता है हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची से। तो 7th शेड्यूल जो है संविधान की, उसमें कितनी सूचियां हैं? उसमें 3 सूचियां हैं। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है ना। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची से मेरे कई दोस्त इस बात से गलतफहमी में है कि आरएसएस की सूची है, ये वो अपना बनाएंगे, इसलिए कानून आरएसएस बनाता है। संघ सूची तो उनको बताना पड़ता है यहाँ संघ का मतलब वो संघ नहीं है, यहाँ संघ का मतलब केंद्र से है। तो कई लोग नहीं समझते हैं। तो 3 सूचियां हैं। जो बात इन तीनों में न लिखी हो वो कहां से रह जाती है? वो घूम के आ जाती है, यूनियन के पास आ जाती है, ऐसे करके। अब जिस समय भारत का संविधान बना उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि सूचना का अधिकार भी कोई चीज होने वाली है। इसलिए सूचना का अधिकार या सूचना तंत्र या ऐसा कुछ शब्द इनमें से कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा है इसलिए ये मामला हो गया रेजिड्यूअल या रेजिड्यूअरी पावर्स का, जिसके लिए हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है अवशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट नहीं, अवशिष्ट, है ना। हल्की सी मिस्टेक से बात का बतंगड़ बन जाता है। अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्ति के तहत, बीच में वर्ड छोड़ मत देना, तो हो जाएगा अशिष्ट शक्ति के तहत, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां भारत में जाती हैं केंद्र के हाथ में। जैसे अमेरिका में क्या है, राज्य के पास चली जाती है। अमेरिका के संविधान में कितनी सूचियां हैं आपको अंदाजा है? जैसे हमारे 3 सूचियां हैं, बल्कि 3 क्या, हमारे 5 सूचियां हो गई कायदे से। आप अगर जो पंचायत और नगर पालिका वाला भी जोड़ लें, वो भी तो 3rd लेयर ही है 73-74 अमेंडमेंट से। तो 11वीं-12वीं अनुसूची बेसिकली 4थी-5वीं सूची है। उसमें तो बता ही रखा ना कि पंचायत आमतौर पर ये काम करेगी, नगर पालिका ये काम करेगी। तो खैर भारत में कहने के लिए 3 सूचियां हैं। अमेरिका के संविधान में कितनी सूचियां हैं? 4 ऑप्शन दो। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन 4। अब बताओ कितने लोग मानते हैं कि सूचियों की संख्या 4 है? एक भी नहीं। कितने लोग मानते हैं सूचियों की संख्या 3 है? एक भी नहीं। क्योंकि 3 होता तो सवाल नहीं होता, यहाँ 3 है तो अंतर तो होगा ही होगा। कितने लोग मानते हैं कि सूचियां 2 हैं वहां पर? हाथ खड़ा करें। क्या बात है, अनुमान कितना बढ़िया लगाते हैं। और कितने लोग मानते हैं कि 1 सूची है? ये लोग कम है, और सही यही लोग हैं। 1 सूची है, सिर्फ 1। अब देखते हैं कौन बताएगा। अगर 1 सूची है तो उस सूची का नाम क्या होगा? फिर 2 ऑप्शन दे रहा हूं। अगर 1 सूची है तो उसके 3 नाम हो सकते हैं, आपको बताना कौन सा नाम। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। फिर वोटिंग करवाता हूं। कितने लोग मानते हैं कि उस सूची का नाम केंद्र सूची होना चाहिए? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोग हैं 30 के आसपास। कितने लोग मानते हैं उसका नाम राज्य सूची होना चाहिए?
अरे बाप रे 60 है। कितने लोग मानते हैं उसका नाम समवर्ती सूची होना चाहिए? ऐसे लोग करीब 10। उसका नाम है केंद्र सूची। क्यों? क्योंकि अमेरिका में रेजिडुअल पावर्स राज्यों के पास है। तो वहां का संविधान क्या कहता है? निम्नलिखित विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, बाकी हर विषय पर राज्य बनाएंगे। जिसको नेगेटिव लिस्ट कहते हैं ना, राज्य किस विषय पर बनाएगा लिखेंगे नहीं, जो जो इसमें नहीं आया उन सब पर राज्य ही बनाएंगे। वहां सिस्टम ये है, और किसी भी अच्छे फेडरेशन में सिस्टम ऐसा ही होता है। भारत तो काजी फेडरेशन, वो आज तक समझ नहीं आया काजी क्या होता है। ये चौथाई संघात्मक है बेसिकली। चलो, तो जब देखा गया जी, यूएसए में क्या होता है कि जब भी नया एरिया आएगा तो राज्य के पास ही आएगा, लेकिन वहां क्या हुआ है कि केंद्र ने जो जो मामले अमेरिका की सीमा से बाहर तक जाते हैं, ये कह के कि वो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े मामले हैं, अपने पक्ष में कर लिया है। पिछले 100 साल में अमेरिका में भी केंद्र सरकार की शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं, स्पेशली जब से ग्लोबलाइजेशन आया ना। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र में आ जाते हैं। उसका बेनिफिट लेके अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ताकतवर हो गई है, वरना उसका संविधान यही कहता है कि राज्य केंद्र में है, संघ केंद्र में नहीं है। संविधान में क्या लिखा है पढ़ेगा कौन? एक खास चश्मा होता है वहां भी कुछ लोगों के पास, और वो बैठते केंद्र में, तो वो आमतौर पर केंद्र को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे देते हैं। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में सबसे शानदार बात क्या, वहां जज रिटायर नहीं होता है, मरता है। वहां नियम है कि जज जब मरता है तभी रिटायर होता है, रिटायरमेंट ही नहीं। 75 साल की उम्र होने के बाद कोई जज निवेदन करे तो उसको हटाते हैं, वो भी कंडीशन है 75 का होना जरूरी है पहले। फिर वो रिक्वेस्ट करे प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, तब कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ कोई बात नहीं, वरना सीधे कब्रिस्तान का रूट बना रखा वहां से, घर से नहीं है। तो जब भारत के संविधान में देखा कि ये तीनों लिस्ट में है ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि केंद्र सरकार ये कह सकती थी कि हमारा मामला है। जब केंद्र ने ये कानून बनाया तो उससे पहले 9 राज्य कानून बना चुके थे। अगर 9 राज्य पहले से बना चुके थे तो सवाल है कि राज्यों ने कैसे बना दिया अगर संघ सूची में है तो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि है तो रेजिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्ति, इसलिए केंद्र इस पे कानून बनाएगा। लेकिन एक सहमति यह बन गई, केंद्र इस मामले में राज्यों से झगड़ा नहीं करेगा, विवाद नहीं करेगा, ये सहमति है। और सहमति ऐसे बन गई कि केंद्र भी कानून बनाए, राज्य भी बनाए, केंद्र का कानून पूरे देश में लागू होगा। यूं समझे कि मान लीजिए ये केंद्र का कानून है और मान लेते हैं कि ये राज्य का कानून है, ठीक है। राज्य के कानून की जितनी चीजें केंद्र के कानून में शामिल हो रही हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अन्य बातें हैं अगर वो केंद्र के कानून के विरोध में नहीं है तो चलेंगी, और यदि वो केंद्र के कानून के विरोध में है तो नहीं चलेंगे। और ऐसे मामलों की व्याख्या करने के कुछ सूत्र हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 254 की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डॉक्ट्रिन्स बनाई हैं। 2 डॉक्ट्रिन्स का नाम ध्यान रख लीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन की व्याख्याएं इन 2 डॉक्ट्रिन से होती है। डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, इसको बोलते हैं संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। समवर्ती सूची के मसलों पर आमतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जब जब केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराहट होगी सर्वोच्चता किसको मिलेगी? केंद्र के कानून को। और ये जो सर्वोच्चता मिलती है इसका मूल आधार ये डॉक्ट्रिन है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो बार बार झगड़े बढ़ेंगे, राज्य ने बनाया कानून, केंद्र ने कुछ और बना दिया, फिर झगड़ा हो गया। तो एक अच्छा जो फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे स्थापित हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी का इस्तेमाल अभी शुरू में नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल अंत में होगा जब कोई चारा नहीं बचेगा। हम शुरुआत करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन से। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। इस पर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन यानी कि समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। हार्मोनियस, जैसे हार्मोनियम होता है ना, कितना बढ़िया म्यूजिक निकलता है, जब केंद्र और राज्य में ऐसा म्यूजिक निकलने लगे बीच में, उसको बोलेंगे हार्मोनियस, यानी भाईचारे पे टिका हुआ, समन्वय पे टिका हुआ, वैसा। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की डॉक्ट्रिन के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज की जब व्याख्या करेंगे तो कोशिश करेंगे कि झगड़ा ना हो बल्कि इनके बीच में समन्वय हो जाए। और इसका दूसरा मतलब होता है कि जब केंद्र और राज्य के कानूनों में झगड़ा होगा तब कोशिश करेंगे कि झगड़े की बजाय उसके बीच में समन्वय हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो पहली सेंस में पढ़ा होगा कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत प्रसिद्ध डॉक्ट्रिन है। आपको पता है आर्टिकल 31 को लेकर झगड़े हो रहे थे, संपत्ति का अधिकार और वो सब, तो उस समय ये डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। बाद में ये कहा गया कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, और करना भी चाहिए, सीधी सी बात है, वो इस्तेमाल करेंगे। तो पहली बात, सूचना का अधिकार एक केंद्रीय कानून है जो भारत के हर नागरिक पर लागू होता है, और भारत का हर नागरिक केवल केंद्र सरकार के ऑफिस से जानकारी मांग सकता है या राज्य से भी? राज्य से भी। और इसलिए मांग सकता है क्योंकि रेजिडुअल पावर के तहत केंद्र सरकार ने इसे अपनी शक्ति बनाकर एक्ट पास किया। सिटीजन चार्टर्स एक्ट जिस दिन पास होगा वो भी इसी में होगा, क्योंकि सिटीजन चार्टर भी 7th शेड्यूल में लिखा हुआ नहीं है।
राज्य ऐसी बात से परेशान है, कम ने लिखा नहीं, फंस जाते हैं हम बार बार, सारा केंद्र के पास चला जाता है, तो उस समय कैसे लिखते हैं। चलिए अब दूसरे, हाँ बोलो भाई। सूचना के अधिकार से बहुत फैक्चुअल या टेक्निकल सवाल पूछ तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक दो केस स्टडीज ऐसी आई हैं जिसमें जानकारी हो तो अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। दूसरी बात है कि सूचना का अधिकार हमारे देश में क्यों आया, ऐसी क्या वजह थी कि इसको लाना पड़ा। वजह कुल मिला के है वही एलपीजी। क्या एलपीजी, एलपीजी से क्या बनता है, और जी से ग्लोबलाइजेशन। क्या बात है, एक शब्द सुना ग्लोबलाइजेशन, बड़ा सुंदर शब्द है, कभी निबंध वगैरह में इसका इस्तेमाल करके आइएगा। ग्लोबलाइजेशन नया ट्रेंड है। इस ट्रेंड का मतलब है कि दुनिया एक तरफ हो रही है ग्लोबल, एक तरफ हो रही है लोकल। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया केवल ग्लोबल नहीं हो रही है, दुनिया उतनी ही तेजी से लोकल भी हो रही है। इसलिए आप अमेजॉन प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे कुछ अमेरिकन धारावाहिक देखेंगे और उसी समय देश की बहुत बड़ी जनता देखेगी बालिका वधू या हरियाणवी का धारावाहिक जो एकदम लोकल टाइप का है, जबकि उसके पहले के जमाने में क्या चला था, हम लोग बुनियाद जो पूरा देश देख रहा था। लोकल कल्चर्स का फिर से अपने आप को साबित करने का प्रयास उतना ही तेज है जितना ग्लोबलाइजेशन का है। तो कभी इस पर निबंध बनता है ना, तो ये शब्द लिखिएगा, परीक्षा को अच्छा लगेगा। परीक्षा को अच्छा लगेगा मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वरना उसकी खुशी से क्या मतलब आपको। अब है कि क्या जरूरत पड़े, तो 3-4 कंसेप्ट ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, 1990 का जो दशक था ना, वो बड़ा मुश्किल दशक था। सबसे पहली बात कही है विश्व के अन्य देशों का प्रभाव। तो जब तक किसी को पता नहीं होता ना, कूप मंडूक समझते ना क्या होता है, बड़ी शांति की स्थिति होती है कूप मंडूक की, उसे पता ही नहीं होता बाहर क्या चल रहा है। एक कुएं में 3 मेंढक के तीनों बात करें, दुनिया कितनी बड़ी है। एक 3 जम कर इतनी बड़ी है, मजाक समझते हो, आपस में चल रहा है इतनी बड़ी है, 4 फुट की दुनिया है, नहीं 8 फुट की है, नहीं 11 फुट की है, यही चल रहा है उनका। तो उनमें से एक मेंढक बाहर होके आ गया एक बार, तो आप समझते वो समझाना चाहिए तो समझा भी नहीं पाएगा। दर्शन के लोग जानते हैं, प्लेटो ने सिद्धांत दिया, केव थियरी बोलते हैं, गुफा सिद्धांत, बड़ा अच्छा। जैसे वही था ना, शंकराचार्य सपना देखा ब्रह्मांड, उस तरह कुछ मामला, कह रहा है कि दुनिया कैसी है, एक गुफा है, हम गुफा के अंदर बंधे हुए हैं, हम एक ऐसी जगह पर है कि पीछे आग जल रही है। उसने कल्पना की, उस आग से हमारी परछाई हमारे सामने दीवार पर पड़ रही है, हम उन परछाइयों को देख रहे हैं। हमारे लिए जगत का वही मतलब है। हमें यह पता ही नहीं कि सूर्य क्या होता है। और एक बार गलती से एक आदमी फ्री हो गया, बाहर गया, उसने सूर्य को देख लिया, लौट के आ गया, अब बाहर जाने का रास्ता किसी और पे नहीं है। प्लेटो कह रहे कि ये आदमी समझा समझा के मर जाएगा, पर गुफा के अंदर वालों को समझा नहीं पाएगा कि सूर्य क्या होता। यही है पारमार्थिक और व्यवहारिक सरकार अंतर। एक आदमी पहुंच गया, समझा समझा के मर जाएगा, लगेगा ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है, यही होता है, समोसा ही फाइनल है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, इस तरह का। तो जब तक भारत के लोगों को बाहर का आइडिया नहीं था, तब तक सब ठीक चल रहा था, किसी को उम्मीद भी नहीं थी भाई सरकारी नौकरी वाला काम क्यों करेगा, उम्मीद भी नहीं करते थे लोग। अब क्या हुआ, जब दुनिया भर का प्रभाव आया, पता लगा कि स्वीडन ने सबसे पहले सूचना का अधिकार शुरू किया। जानते हो कब किया? 1766 में। तो जब पता लगा तो पता लगा कि 250 साल पीछे हो चुके हैं। 1766 में सूचना का अधिकार स्वीडन में लागू हो गया था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऐसे थोड़ा ना लागू पर रहती है, उसके पीछे लंबा इतिहास भी तो है। और उसके बाद तो फिर खैर बाकी सबने लेट किया। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में बहुत सारे देशों ने इसकी शुरुआत कर दी, जिनमें एक फिनलैंड है। फिनलैंड ने 1951 में कर दिया, यूनाइटेड नेशंस ने 1946 में इसका समर्थन कर ही दिया था। तो ऐसा होने लगा कि मैं इसका विस्तार बताऊंगा किस देश में कब किस नाम से आया, बाद में देखेंगे, केवल संकेत के रूप में। ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या हुआ कि सूचनाएं जब दुनिया भर के मिलनी शुरू हुई, तो फिर क्या हुआ, तुलनाएं होने लगी, कंपेरिजन हुए। तुलनाएं हुई तो उसके लिए आंदोलन हुए। इस मामले में आंदोलन सबसे अच्छा हुआ राजस्थान में, जिसकी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। इससे सरकार दबाव में आ गई। उस समय वहां एक मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, नाम सुना आप लोगों ने, बाद में उपराष्ट्रपति भी हुए भारत के। तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार हिल गई थी, एकदम पत्ते की तरह उड़ रही थी। अंत में सरकार ने वायदा किया कि हम एक्ट लाएंगे, चिंता मत कीजिए। फिर 2000 में एक्ट आया राजस्थान में, 2001 में उसको लागू किया गया। पर वैसे लागू नहीं हुआ, उससे जनता ने उखाड़ के फेंक दिया था सरकार को, जैसे अन्ना ने उखाड़ा था 2011-12 में केंद्र सरकार को, 12-13 में, ठीक वैसा राजस्थान में हुआ था। तो सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स जब होने लगे तो सरकार के सामने कोई चारा बचा नहीं था, एक्शन लेना जरूरी हो गया था। दूसरा यह है कि एक कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस, और दुनिया भर की सरकारें, भारत सरकार भी इसे खूब प्रमोट करती है। और कहा जाता है गुड गवर्नेंस के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। हमने गुड गवर्नेंस के 8 पक्ष लिखे थे एक बार, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं वो 4 चीजें हैं।
जब भी आपसे पूछे ना इसके पक्ष में क्या तर्क है, यही देखे ना। पहला है ट्रांसपेरेंसी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी, एक होता है पार्टिसिपेशन। ये शब्द शब्द सुनते सुनते कान पक गए होंगे आपके। तीसरा है पार्टिसिपेशन, और चौथा शब्द है रिस्पॉन्सिवनेस। अगर ये चारों चीजें किसी सरकार में है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो सरकार गुड गवर्नेंस के मॉडल पे चल रही है। ठीक है, बहुत सारे उपाय अलग अलग मात्रा में इन चीजों को साधते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार की स्थिति यह है कि सूचना का अधिकार इन चारों को एक साथ साध लेता है। आरटीआई इन चारों को इंश्योर करती है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि अगर डेमोक्रेसी को, गवर्नेंस को बेहतर बनाने का केवल एक उपाय करना हो दुनिया भर में, तो वो अकेला उपाय है सूचना का अधिकार। इसी तर्क को जब आगे बढ़ाते हैं तो एक शब्द आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आपसे तर्क पूछें उसी का जिक्र कर दीजिएगा। तो उद्देश्य क्या है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए हिंदी में क्या शब्द है बताएं? सहभागिता मूलक लोकतंत्र। ठीक है, और यदि कोई आपसे कहे कि सहभागिता मूलक लोकतंत्र का विचार देने वाले व्यक्तियों में से किसी एक का नाम बताएं, तो आपको बताई देंगे। मैं 4 ऑप्शन दे दूं आपको। पहला है जेम रॉल्स, दूसरा है जॉन रॉल्स, तीसरा है एडम रॉल्स, चौथा है ह्यूमन रॉल्स। बताइए क्या गजब, इतना क्लोज ऑप्शन में आप लोग पहचान जाते हैं। तो और कोई याद रहे ना रहे, आप एक व्यक्ति का नाम जरूर बोल दीजिए, उसका नाम है जॉन रॉल्स, JR। ठीक, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मूल तर्क क्या है? देखिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट के 2 प्रकार हैं, एक हमें छाने में विकसित किया है, एक मूल रूप से है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जितने लोगों पर शासन होना है उतने लोग मिलकर शासन कर लें। ये चलती होगी आपके हॉस्टल में। अगर आपके हॉस्टल में या आपके फ्लैट में 4 लोग रहते हैं, चारों मिलकर ही कानून बनाते हैं, चारों पर ही लागू होते हैं, चारों ही विधायिका हैं, चारों ही न्यायपालिका, चारों ही कार्यपालिका, तो ये क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है देश का, वैसे वैसे संभव रह नहीं जाता, तब कौन सी आती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि जनता प्रतिनिधि को चुनेगी, प्रतिनिधि शासन कार्य में शामिल हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जनता और शासन में दूरी बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतराल को पाटने की जो व्यवस्था है उसका नाम है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। रहे तो इनडायरेक्ट, किंतु इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद जनता को शासन में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का मौका मिलता रहे। फर्क यह है कि जो जनता है मूलतः वही राजा है। लोकतंत्र का यह मतलब होता है, राजा कौन? जनता। आपने वोट दिया, वोट देके कहा चल भाई तू PM बन जा, चल 5 साल के लिए CM बन जा, ठीक से 5 साल काम करियो वरना हटा देंगे तेरे को। ये धौंस जनता के पास है। इसे जनता कौन है? शासक, राजा है। राजा ने किसी को काम पे रखा, काम पर रखा, किसको रखा? किसी को रखा कि चल तुम CM बन जाओ, चल तुम PM बन जाओ। वो सेवक है, क्योंकि जनता ने उनको काम पे रखा है। आप कल्पना कीजिए, कल को आप जब थोड़े समृद्ध होंगे, अच्छी नौकरी में होंगे, आपने एक सर्वेंट को घर पे नौकरी दी और आपने उससे कहा कि देखो ये पैसे लो, सारा सामान ठीक से लेके आना। वो लेके आया, आपने कहा बताओ कितने कितने का होगा? कि ऑफिशियल सीक्रेट सेक्ट। अरे वो कह रहे हैं कि आपको बता नहीं सकता हूँ, ये सीक्रेट सेक्ट है इस पर। आप कहेंगे अरे भाई पैसा मेरा, सामान मैंने मंगवाया, मालिक मैं हूँ। कह नहीं जो भी है सिस्टम है, काम सिस्टम से होगा, आप मुझसे पूछ नहीं सकते हैं, मैं बताने को बाध्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? संबंध सिर के बल खड़े हो गए। अगर जनता का शासन है, जनता मालिक है, जनता के पास भाई जब किसी ने किसी को काम दिया तो वो इतना ही चाहता है कि बस ये पता लगता रहे काम ठीक से हो रहा है, और काम ठीक से हो रहा है या नहीं, इसके लिए एक ही तरीका उसके पास है कि उसे सारी क्रूशियल सूचनाएं प्राप्त होती रहें। इसलिए जिस लोकतंत्र में जनता के पास सूचना नहीं है उसमें पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकता है, और बिना पार्टिसिपेशन के कोई सरकार बढ़िया बनेगी नहीं। इसका उदाहरण हमें दिखता है जिसमें स्वीडन में, नॉर्वे में, इन सब देशों में। तो कोई आपसे पूछे क्यों सूचना का अधिकार प्रासंगिक है, आप ये 2-4 तर्क दीजिए। क्यों उस समय लाना पड़ा, उसमें आप थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन और सिविल सोसाइटी मूवमेंट का जिक्र कर दें तो उससे बात बनेगी। अब है कि सूचना का अधिकार जो भारत में आया उसके पीछे कौन कौन से कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण है, उसका इतिहास क्रम छोटा सा क्या है। सूचना का अधिकार, इसका संक्षिप्त इतिहास। पहले देखिए विश्व में क्या क्या हुआ, फिर देखिए भारत में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए। विश्व का मतलब केवल ये पता होगा 5-6 देशों में कब कब वो एक्ट आ गए थे, और यदि उसमें कोई बहुत खास बात थी तो उसका क्या प्रसंग है। सबसे पहली घटना घटी 1766 ईस्वी में। बताओ क्या घटी? स्वीडन में एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम नोट कर लीजिए, काम आएगा। फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट। फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट। तो जल्दी से बताओ क्या नाम था एक्ट का? फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट। इसके तहत क्या हुआ? पहली बार प्रेस को वो सब जानकारियां लेने का अधिकार दिया गया जो प्रशासन से संबंधित है। और प्रेस को देने का मतलब क्या हुआ? प्रेस के माध्यम से कहां पहुंचेगा? जनता के पास पहुंचेगा। इसलिए कहते हैं कि सूचना का अधिकार पहली बार दुनिया में इस रूप में सामने आया। उसके बाद सीधा ये 1946
1946 में यूएन ने अपनी आम सभा में यानी कि जनरल असेंबली में एक मोशन यानी कि प्रस्ताव पास किया। तो 1946 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में क्या लिखा, एक वाक्य में सार नोट कर लीजिए। उसने कहा, सूचना का अधिकार मनुष्यों के लिए एक मूलभूत अधिकार है। सूचना का अधिकार मनुष्यों के लिए एक मूलभूत अधिकार है। यह उन सभी स्वतंत्रताओं का मानक है, यह उन सभी स्वतंत्रताओं का मानक है जिनका समर्थन संयुक्त राष्ट्र करता है, जिनका समर्थन संयुक्त राष्ट्र करता है। चलिए इसके बाद आइए 1951 में कौन सा देश था, छोटू सा, फिनलैंड। फिनलैंड। उसके बाद 1967 में आ गया यूएसए। ध्यान रखना, यूएसए में आमतौर पर कोई भी कानून जब होता है वो राज्यों के अलग अलग होते हैं, पर यूएसए ने भी इस मामले में फेडरल एक्ट पास किया। फेडरल का मतलब केंद्र सरकार ने विधि पारित की। तो लिखिए 1967 में अमेरिका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, फेडरल एक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद 2-4 देश हो रहे हैं, जल्दी से। 1978 में फ्रांस। एक्ट के नाम लंबे लंबे क्यों याद करोगे, छोड़ो। यूएसए का एक्ट का नाम क्या है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, और ये एक फेडरल एक्ट है, बस ये ध्यान रखिए, यानी कि इस राज्य विशेष का नहीं है, केंद्र का एक्ट है जो पूरे देश पे लागू होता है। 78 में फ्रांस हो गया। 1982 में 2 देश, एक पंजाब की राजधानी कनाडा, दूसरा न्यूजीलैंड। तो इतना ध्यान रखिए, इतने सारे देशों में हो गया था। इसका स्वाभाविक सा मतलब है कि दबाव पड़ना शुरू हो गया था। और फिर लिखिए भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कनाडा में 1982 और न्यूजीलैंड में 1982। इसमें साजिश नहीं है, संयोग से ऐसा हुआ कि दोनों देशों में एक साथ हो गए। भारत में 2005 में तो अभी वाला एक्ट है, लेकिन उसके पहले 2003 में एक एक्ट आया था जो 2002 से लागू माना गया था। तो आप कह सकते हैं कि भारत में 2002 और फिर 2005। अब देखिए कि भारत में आरटीआई के डेवलपमेंट में कौन कौन से कुछ कदम महत्वपूर्ण थे। कुछ लोग कहते हैं सूचना का अधिकार पहले से ही था, देने की जरूरत ही क्या थी। भारत में सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या क्या एडवांसमेंट्स की थी लीगल लेवल पर, एक तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरा बताएं, जन आंदोलन। तीसरा, राज्यों के स्तर पर। और अंतिम, केंद्र के स्तर पर क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय थे, जन आंदोलन की भूमिका क्या रही, और उसके बाद राज्यों के स्तर पर क्या स्टेप्स हुए और केंद्र के स्तर पर क्या स्टेप्स हुए, ये जानेंगे। देखो हमारे संविधान में एक जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19(1)(a). क्या लिखा है इसमें, 19(1) क, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच का मतलब भाषण। भारत के संविधान में भाषण देना मूल अधिकार है। इस समय जहां कोई ऑडियंस मिल जाए सीधे शुरू होती है भाषण देने में, कि साथ में रखो फोटोकॉपी उस पेज की दिखाने के लिए। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1) क की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन कम से कम 4, 5, 6 बार की है। कम से कम 5-6 केसेस में इंटरप्रिटेशन ये आई, और वो इंटरप्रिटेशन ये है कि अभिव्यक्ति करने का मतलब खाली मुंह चलाना नहीं होता है। जैसे कोई सड़क पर गाड़ियां पकड़ जा रहा है कि अभिव्यक्ति का अधिकार है। कितनी अच्छी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, कमाल कर देता है। आपको ध्यान है, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति ने केस किया कि आईपीसी सेक्शन 309 को अवैध किया जाए और सुसाइड का अधिकार मूल अधिकार होना चाहिए। सच में किया भाई, ये बात है 1994-95 इस दौरान की बात है। उस व्यक्ति का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो महाराष्ट्र का व्यक्ति था, बहुत मोटा था, बहुत बीमारियां थी, परेशान था जीवन से अपने। तो उसने केस किया कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर ये है कि अगर मैं मर गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस नहीं मर पाया फिर जेल भेज दोगे आप, तब और मुश्किल हो जाएगा। तो उसके वकील ने क्या तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा कि हुजूर देखिए, एक अधिकार है राइट टू एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि व्यक्ति बोलते रहेगा हमेशा। राइट टू फ्री स्पीच का मतलब है अभिव्यक्ति करने या नहीं करने का अधिकार। मतलब आपकी मर्जी है तो बोल लो, नहीं चुप रहो। फिर एक है देश में कहीं भी घूमने या बसने की स्वाधीनता। अब आदमी घूमता रहेगा ट्रेन के अंदर, थोड़ा ना होगा, नहीं घूमे, कि घूमने का या नहीं घूमने का अधिकार, कहीं भी बसने का या नहीं बसने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ ठीक है। बोला अब देखो आर्टिकल 21 में लिखा राइट टू लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, जीने या नहीं जीने का अधिकार। और यदि जीने या नहीं जीने का अधिकार संविधान में दिया गया है तो आईपीसी, जो कि संविधान से निचले स्तर का कानून है,
उसका सेक्शन 309 असंवैधानिक है क्योंकि वो मरने के प्रयास पर सजा मुकर्रर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या बात है यार, कभी सोचा नहीं इस तरह से। और सुप्रीम कोर्ट की सिंगल मेंबर बेंच ने ये आदेश दिया कि आईपीसी सेक्शन 309 अवैध है, नल एंड वॉइड, ये घोषणा कर दी। 94 की बात है। 94 से 95 का समय मरने का प्रयास करने का सबसे गोल्डन पीरियड था। ट्राई कर लो, हो गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट। फिर 95 बड़ी बेंच बैठी, बड़ी बेंच ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। जिस तरह से घूमने के अधिकार में नहीं घूमना निहित है, वैसे जीने में मरना निहित नहीं है। क्यों? क्योंकि घूमने के अधिकार में नहीं घूमना है, लेकिन बाद में फिर घूम सकते हैं। लेकिन जीने के अधिकार में मर गए तो बाद में जी नहीं सकते। क्या व्याख्या करता सुप्रीम कोर्ट, पढ़ के मजा आया था कि कितना दिमाग लगाया होगा और तभी व्याख्या की। ठीक वैसे ही एक व्याख्या ये भी है जी। हाँ, तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले ये भी कहा कि गरिमापूर्ण जीवन में यूथेनेशिया पैसिव लेवल पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो आपको पता होगा वो कौन लड़की थी जिसकी पिंकी विरानी नाम की महिला से केस किया था, और जिस महिला वो 1973 में उसका रेप हुआ था, तब से वो कोमा में थी, अभी उसकी मौत हुई है पिछले साल। क्या नाम था उसका? अरुणा शानबाग। तो अरुणा शानबाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो 94 की बात कर रहा हूँ ना, ये तो भी हाल में उसने पैसिव यूथेनेशिया को परमिट कर दिया है, एक्टिव को तो नहीं किया। खैर अभी वो प्रसंग नहीं है। इसी तरह से 19 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी मौलिक बात कही। उसने कहा अभिव्यक्ति का अधिकार है, पर अभिव्यक्ति का मतलब खाली मुंह चलाना तो है नहीं, कुछ बोलने के लायक भी तो होना चाहिए। बोलने के लायक कुछ हो उसके लिए जानना भी चाहिए। तो जो जानता ही नहीं है बोलेगा क्या, लिखेगा क्या? तो अभिव्यक्ति के अधिकार में जानने का अधिकार निहित है, क्योंकि लोकतंत्र में जो व्यक्ति जानता नहीं है उसके पास अभिव्यक्ति करने का क्या मौका है। और जानने के अधिकार की व्याख्या करते हुए उसने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में कि क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि सरकार उसके बिहाफ पर क्या कर रही है। तो जानने के अधिकार की व्याख्या हो गई सरकार से जानने का अधिकार, सरकार के भीतर की गतिविधियों को जानने का अधिकार। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, मतलब ये इंटरप्रिटेशन एक बार नहीं कई बार दी है। जब भी आपको इसका जिक्र करना हो, आप 2-3 केसेस का जिक्र कर दीजिए, मैं नाम लिखवाता हूँ, केसेस के नाम नोट कर लीजिए। एक ऐसा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ। इंडियन एक्सप्रेस के भारत संघ के साथ कम से कम 4-5 मामले हैं बड़े महत्वपूर्ण, उनमें से एक मामला ये था, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ। ये वाला 1985 का मामला है। देखिए जिस समय इमरजेंसी का दौर था ना, इंदिरा गांधी ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, मतलब एकदम कोहराम मचा रखा था। इंदिरा गांधी से जो लोग सीना ठोक के लड़ पाए थे उस जमाने में, उसमें एक तो थे सुप्रीम कोर्ट के जज। अकेला जज था, उनका नाम था हंसराज खन्ना, HR खन्ना। जब भी ये नाम सुनो हंसराज खन्ना सुनते थोड़ा से जुगाड़ना ऐसे करके, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो भारत के इतिहास में। हंसना नहीं उनके नाम पे, से जुगाना है, ठाका मार रहे हो, ठीक है? ये ऐसे कर रहा है जुगाड़िया से। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हंसराज खन्ना। उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंदिरा गांधी के घर के आदमी थे, अजीत नाथ रे उनका नाम था। केशवानंद भारती केस जिस दिन सेटल हुआ, कब हुआ था? 25 जुलाई 73 को ना, 24 जुलाई 73 को शायद। उसी शाम को 3 जजेस की सीनियोरिटी को दरकिनार करते हुए चौथे नंबर के जज अजीत नाथ रे, जो कि केशवानंद भारती में डिसेंटिंग जजमेंट के प्रमुख व्यक्ति थे, 7-6 में से 6 के मुखिया थे, उनको चीफ जस्टिस बनाया। और उनके साथ ये माना जाता है कि फैसले इंदिरा गांधी करती हैं, वो कभी लिखते हैं। और इमरजेंसी के पूरे 19 महीने के दौरान चीफ जस्टिस भारत के कौन थे? अजीत नाथ रे थे। इसलिए 19 महीने के आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक भी फैसला नहीं दिया। ये कलंक है सुप्रीम कोर्ट के नाम पर बहुत बड़ा, ये कलंक आराम से मिटेगा नहीं। और उस समय एक केस था जिसको आपने सुना होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला। और बंदी बंदा बंदी नहीं है, मतलब हेबियस कॉर्पस का मामला, हेबियस कॉर्पस का केस कहते हैं उसको, एडीएम जबलपुर वाला मामला भी कहते हैं। 9 राज्यों ने फैसला दिया था कि मीसा के नाम पर, मीसा के एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके नाम पर आर्टिकल 21 नहीं छीन सकते हैं। 9 राज्यों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के बेंच में 4-1 से फैसला हुआ कि इमरजेंसी में सरकार व्यक्ति से आर्टिकल 21 भी छीन सकती है। और एक ही जज की रीढ़ की हड्डी सीधी थी, उसका नाम था हंसराज खन्ना। उसने कहा कि नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार गलत कर रही है। उसका परिणाम क्या हुआ? अगली बार चीफ जस्टिस से नंबर आया, उनको लांघ के एक और को बनाया चीफ जस्टिस। ऐसे कुछ लोग हुए हैं। और उस समय एक अखबार था जो लड़ रहा था इंदिरा गांधी से, वो इंडियन एक्सप्रेस था। इंडियन एक्सप्रेस ने आजादी के बाद आजादी की लड़ाइयां खूब लड़ी हैं। जब टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें मशगूल था कि कौन सी फिल्मी नायिका कहाँ जा रही है आजकल, कौन से शैम्पू से बाल धो रही है, वो उसमें बिजी रहता था। उस समय इंडियन एक्सप्रेस रात दिन नागरिकों की आजादी बचाने में लगा हुआ था। इतने केसेस इंदिरा गांधी ने बर्बाद कर दिया अखबार को, उसके बाद भी झुका नहीं है अखबार कभी।
जो हिंदी में जनसत्ता नाम से आता है ना, ये वही ग्रुप है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सेंसरशिप इस तरह से नहीं कर सकते, जनता के पास जानने का अधिकार है। इंदिरा गांधी ने ऐसी सेंसरशिप की, अखबार पूरा बनता था, फिर इंदिरा के पास जाता था, मतलब उनके ऑफिसर्स के पास, वो निशान लगाते थे कि ये खबर नहीं जाएगी, ये खबर नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। बाकी अखबार क्या करते थे, खबरें सेट कर लेते थे। एक्सप्रेस ने क्या किया, उतनी की जगह खाली छोड़ दी और लिखा यह खबर भारत सरकार ने रोक दी, यह खबर भी रोक दी, यह खबर, पूरा पेज खाली, यह खबर भारत सरकार रोक दी। अब खबर से तनाव कम होता जनता को कौन सी खबर छूट गई, इससे तनाव ज्यादा हो जाता लोगों को। ये झगड़े, और इंदिरा गांधी से झगड़ा करना उस समय आज नरेंद्र मोदी अमित शाह से झगड़ा करने से ज्यादा मुश्किल था। ये दोनों मिलकर भी उतने तानाशाही जितनी इंदिरा गांधी अकेली उस जमाने में हुआ करती थी। ये सर था उनका। खैर, सेकंड केस है हमदर्द दवाखाना। हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ। इस मामले में यह था कि कुछ ऐसी दवाइयां जिनके बारे में झूठी मूठी बातें प्रचार के रूप में की जा रही थी, तो उस पर फिर केस ये बना कि क्या कोई दवाई की कंपनी झूठी बातें कह के दवाई बेच सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास अपने उत्पाद के बारे में पर्याप्त जानकारी जानने का अधिकार है, और इसलिए आप कुछ भी कह के छाप देंगे, ऐसा अलाउड नहीं होगा। तीसरा केस है राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश। 1960 की बात है। पूछ तो ऐसे दिए जैसे याद रहेगा लास्ट एग्जाम में, पर कोई बात नहीं, लिख लो 1960। तीसरा लिखो भाई, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1976। राजनारायण को अगर आप नहीं जानते तो भारत का इतिहास बहुत मिस कर रहे हैं। इसी व्यक्ति की वजह से आपातकाल लगा था देश में, ये वो व्यक्ति है राजनारायण। इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़े, इंदिरा गांधी ने बूथ कैप्चरिंग करवा के इलेक्शन जीत लिया, ये आदमी हार गया। इसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कर दिया कि इलेक्शन गलत। 1971 के इलेक्शन की बात चल रही है। केस चलता रहा। 1975 में फैसला आ गया कि आरोप सही है, और इसके बाद इंदिरा गांधी का इलेक्शन अवैध हुआ, साथ में 2 साल से ऊपर की पनिशमेंट हुई, जिसका मतलब था 2 साल प्लस 6 साल, इतने साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। उससे पहले जेपी ने तबाह कर रखा था इंदिरा गांधी को। फिर इंदिरा जी को लगा कि अब क्या करें ऐसे में, तो स्वर्ण सिंह ने संविधान खोल के देखा ठीक से, बोले मैडम एक आर्टिकल दिख रहा है। बोले कौन सा? बोले 352 नंबर का पढ़ो, जरा भी पढ़ो। तब 352 ध्यान से पढ़ा सब लोगों ने, और फिर रात को 10 बजे घोषणा हुई रेडियो से, राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल लगाया है, आप चिंता ना करें, सब कुछ वैसे ही रहेगा। राष्ट्रपति जी को इतना गिल्ट फीलिंग हुई, दिल का दौरा पड़ा, उनकी मौत हो गई। राष्ट्रपति जी बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ मैडम, आप रात को 10 बजे आपने साइन कर, मैंने साइन कर दिए, आप क्या राष्ट्रपति ने लगाया है। तो बेचारा, पहले जाकिर हुसैन 2 साल में मर गए थे, फिर ये क्या नाम थे, अहमद साहब थे, हाँ 2 साल में ही मर गए। उसके बाद से बात प्रसिद्ध हुई, जो भी मुसलमान राष्ट्रपति बनेगा 2 साल में मर जाएगा। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, 5 साल आदमी रह सकता है राष्ट्रपति, अब जाके साबित हुआ। खैर, तो राजनारायण का जो केस था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानने का अधिकार जरूरी। चौथा अंतिम लिखिए, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। आपने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के मामले में 3 प्रसिद्ध केसेस, सब तो 4 हो गए, सुने हुए ना। ये पहला केस है, उसी का केस है, और ये 1982 का केस है। तो आप कह सकते हैं पहला जज मामला या फर्स्ट जजेस केस इसको बोलते हैं, ये वही मामला है। तो पहली बात अगर मैं आपसे ये कहूं कि सूचना का अधिकार बेशक 2005 में आया हो, लेकिन इनहेरेंटली हमारे संविधान में पहले से था, और कौन से आर्टिकल के तहत था? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मौजूद था। चलिए अब देखिए कि आंदोलन कैसे हुए। इन आंदोलनों की शुरुआत 1987 से हुई, और हुआ ये 1987 में कि एक IAS महिला थी, अरुणा रॉय, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अरुणा रॉय IAS थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने सर्विस से। ये 1970s की बात है जब इस्तीफा दिया उन्होंने। उनको लगा कि IAS में वो बात नहीं है कि मैं समाज के लिए ठीक से काम कर सकूं। कुछ लोगों ने IAS रहते हुए अच्छा काम किया, जैसे उस दौरान छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के इलाके में हर्ष मंदर काम कर रहे थे। सूचना का अधिकार लागू नहीं हुआ था, पर उन्होंने बिना लागू करवाए भी उसको अपने कमिश्नरेट में लागू करवा दिया था। हर्ष मंदर आजकल बहुत बड़े थिंक टैंक में शामिल है, उनके अंग्रेजी के अखबारों में खूब लेख छपते हैं। IAS थे वो भी उस जमाने में। तो कई IAS लोगों ने सर्विस में रहते हुए कमाल किया। कुछ को लगा कि सर्विस तो पैर की बेड़ी है, उसे छोड़ के मतलब इंडिपेंडेंट स्टेप लिया। उनमें एक थी अरुणा रॉय। इनके साथ में एक व्यक्ति जुड़े, उनका नाम है निखिल डे। निखिल डे भी एक बहुत ही संपन्न परिवार के व्यक्ति थे। इनके पिताजी सेना के, मेरे ख्याल से किसी एक सेना के मुखिया के पद तक चले गए थे, काफी बड़े पद पर थे सेना में, वो थे निखिल डे। इन दोनों ने मिलकर 1987 में राजस्थान में एक संगठन बनाया जिसका नाम था MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। इस संगठन का नाम हो सकता है कभी प्रश्न में आ ही जाए आपके सामने सूचना के अधिकार में। मजदूर किसान शक्ति संगठन 1987 में बना, और 1993 के आसपास से इसका जो मूवमेंट है वो काफी बड़े पैमाने पर होने लगा। और जो मूवमेंट बहुत प्रसिद्ध हुआ, सबसे पहला तो नहीं था, और जो सबसे प्रसिद्ध हुआ वो पाली जिले में हुआ।
तो उन्होंने किया ये, एक मुद्दा उठाया और वहां के जो बीडीओ साहब थे उनको घेर लिया। हमारे जिला प्रशासन में क्या होता है कि एक इकाई होती है जिसका काम होता है कि प्रशासन चलाना, एक है सुरक्षा, एक है डेवलपमेंट। कलेक्टर तो सबके पापा होते हैं, वो जिले के मुखिया हैं। एक होता है पुलिस डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं होता, पर इनडायरेक्टली वो पुलिस से कोई काम करवा सकते हैं। मतलब डीएम और एसएसपी साथ साथ जाएं तो पुलिस वाले पहला सलाम डीएम को ही ठोकते हैं। उनको पता है कि मतलब पापा और ताऊ दोनों आएंगे, ताऊ ज्यादा बड़े हैं, पहले पैर ताऊ के छुए जाते हैं, इस भाव से उनका सम्मान करते हैं। तो डीएम का काम है डेली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालना। तो आईएएस विंग में ही एक और काम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए हर जिले में एक डीडीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बोल देते हैं, डीडीओ बोल देते हैं। जो डीडीसी होता है उसके अंदर डेवलपमेंट वाले सारे लोग आते हैं। तो जिले के सर पर डीडीसी हो गया, डीडीओ हो गया, फिर नीचे ब्लॉक के सर पर बीडीओ हो जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। गांव के स्तर पर कहीं कहीं वीडीओ हो जाते हैं, वीडियो नहीं बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इनका काम होता है कि विकास संबंधी जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, सर्वे करना, पहले सर्वे करें कौन कौन लाभार्थी होंगे, उनको लाभ पहुंचाना, ये सारे काम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। ठीक है, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ लोग जो पंचायत अधिकारी वगैरह होते हैं, वो सब लोग हैं ना, उसमें भी जुड़ते हैं। तो जब भारत में योजना प्रक्रिया शुरू हुई, प्लानिंग शुरू हुई, तो नेहरू जी का सपना था कि एक ऐसा पद हो जो सारे डेवलपमेंट प्रोसेस का की पोस्ट हो। और नेहरू जी ने वो पोस्ट कौन सी मानी? बीडीओ की पोस्ट मानी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। ये व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करे तो पूरे देश में विकास की यात्रा ठीक से संपन्न होगी। होता क्या था, जैसे राशन की दुकान में था, राशन आया, उसको नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए था, बेच दिया, नकली साइन कर लिए, सब होता था। ऐसे बीडीओ लोग आमतौर पर कर लेते थे कि पैसा आया कि रोजगार निर्माण की पॉलिसी है, 100 लोगों को रोजगार देना है, 10 को ही दिया, 90 नकली नाम लिख लिए, और जितना देना है उसका थोड़ा सा हिस्सा दिया, बाकी खा गए, और नकली सफेद कागज पे अंगूठा लगवा लिया, नहीं लगवाया तो कोई और अंगूठा लगा के भेज दिया। कौन पूछता है? इस मूवमेंट ने क्या किया, उस वीडियो को घेर लिया, उसको कहा कि हमें ये जानना है कि पिछले 1 महीने में आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किस किस व्यक्ति को इस योजना के तहत पेमेंट हुई है और कितनी पेमेंट हुई है, हम ये जानना चाहते हैं। जनता जानना चाह रही थी क्योंकि लाभार्थी वही लोग थे। तो स्वाभाविक था कि वीडियो ने मना कर दिया, क्यों बताऊं मैं, वही बताने का रिवाज ये था उस समय में। इनके आंदोलन में मतलब हजारों किसान मजदूर इकट्ठे हुए, जो संख्या बाद में लाखों तक भी चली गई। धरना देके बैठ गए कि जब तक सूचना नहीं मिलेगी हिलेंगे यहाँ से। अब सारे विधायक, सारे सांसद हिल गए, सीधी सी बात, क्योंकि जब डिमांड बहुत जेन्युइन होती है ना, फिर ना भारत पाकिस्तान काम करता है, ना हिंदू मुसलमान काम करता है उस समय। अगर जनता जेन्युइन मुद्दे पे अड़ जाएगी तो उसके बाद ना सांप्रदायिकता, ना जातिवाद कुछ काम नहीं करता। ये सब तब काम करते जब जेन्युइन मुद्दा सामने नहीं होता है। मुद्दा जेन्युइन था, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक की हालत खराब हो गई, और अंत में बीडीओ साहब को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। और जब इन्फॉर्मेशन दी तो उसमें साफ साफ दिखा कि जो पेमेंट्स दिखाई गई हैं वो झूठी है, अधिकांश लोगों को पेमेंट दी नहीं गई है, दी गई है तो कम दी गई है। जब ये सूचना मिल गई तो इन्होंने जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया। और जन सुनवाई का मतलब ये था कि ये सरकारी विभागों पर दबाव बना के रिकॉर्ड निकलवाएंगे, और फिर जनता इकट्ठी होगी और जनता उन रिपोर्ट्स की तस्दीक करेगी कि सच्ची रिपोर्ट है कि झूठी रिपोर्ट। जनता इकट्ठी हो गई है, वहां खड़े कह रहे हैं इस योजना के तहत इसमें लिखा है कि इस महीने में इस आदमी को इतना पैसा मिला। वो आदमी कहां पर है? वो आदमी खड़ा हुआ, हाँ भाई कितना पैसा मिला? तो हुजूर में तो मिला ही नहीं। फिर सब लोग विरोध कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं किसको नहीं मिला, झूठे नाम है। अब समझ सकते हैं कि जब ये 2-4 गांव में हुआ होगा उसके बाद प्रशासनिक तंत्र पर क्या गुजरी होगी। और जो गुजरी वो गुजरना ठीक है या गलत है? वो गुजरना ठीक ही है, सीधी सी बात है। जो असली बेनिफिशियरी, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये तो होगा ही होगा। इन्होंने बहुत कोशिश की कि जन सुनवाई ही सोशल ऑडिट है। सोशल ऑडिट और क्या होता है? इन्होंने बड़ी कोशिश की कि जन सुनवाई का अधिकार सरकार दे दे, इस तरह से दे दे कि सप्ताह या महीने में एक बार जन सुनवाई होगी, ऑफिसर्स वहां आएंगे, वहां जवाब देंगे प्रश्नों का। सरकारी लोगों ने कहा कि हुजूर ये करेंगे तो मर जाएंगे, हम ये सब नहीं करना चाहते। अंत में ये आंदोलन मुड़ गया सूचना के अधिकार की तरफ, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इनको लगा कम से कम अगर जनता को ये अधिकार मिल जाए कि वो जान सके कि सरकार ने क्या किया, किसके पक्ष में क्या नहीं किया, तो जन सुनवाई तुम खुद ही कर लेंगे आपस में, सूचना मिलनी चाहिए। और अंत में राजस्थान की सरकार को हार कर 2000 ईस्वी में बिल पास करना पड़ा, और 2001 में 26 जनवरी से उस बिल को एक्ट के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो पास कब हुआ, कहां हुआ अलग बात है, लेकिन इसमें सबसे कमाल जिस राज्य ने किया है वो राजस्थान राज्य है। राजस्थान से कौन कौन है आप में से? बहुत बढ़िया, आप लोगों की तालियां बनती है एक बार तो भाई, आप लोगों ने बड़ा कमाल किया। मैं जानता हूं आप पैदा भी नहीं होते उस समय, लेकिन तब भी क्या है, इसके लिए कहानी पड़ी मुफ्त का यश। अगर मुफ्त में यश मिल रहा हो तो क्या दिक्कत, ले लो, ठीक है। अरे आपके पूर्वजों ने जो किया आपका भी तो हक बनता ही है उस पर, नहीं बनता? आरक्षण के विरोध में एक तर्क पता क्या आता है? अरे भाई हमारे पूर्वजों ने जो किया उसकी सजा हम क्यों भुगते? इसका उत्तर यह है, उनकी संपत्ति कौन लेता है? संपत्ति की लार टपकती रहती है बाहर, संपत्ति मेरी मेरी मेरे पापा की थी और गलती तो वो किसी और की थी। तो तर्क वितर्क इस तरह से चलते हैं इस मामले में। बड़ा रोचक संगीन मामला है आरक्षण का।
अब राज्यों के स्तर पर केवल एक लिस्ट बना लीजिए। 9 राज्य ऐसे थे जो उससे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर चुके थे। इस मामले में टॉप किया उस व्यक्ति ने जो भगवान से 4 साल ही छोटा था। तमिलनाडु में करुणानिधि सरकार ने सबसे पहले सूचना का अधिकार लागू किया और यह बात है 1997 की। राजस्थान ने कोशिश सबसे ज्यादा की, वो टॉप नहीं कर पाया। इस बीच में करुणानिधि को लगा अच्छा ऐसा हो रहा है, हम कर देते हैं पास, तो उन्होंने पास कर दिया। गोवा थोड़ा सा पीछे रह गया, 3 महीने पीछे रह गया गोवा, तो ये भी 1997। ठीक है, तो सबसे पहले 2 राज्य ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और गोवा। इसके बाद कर्नाटक है 2000 में। कर्नाटक की राजनीति देख के लगता है संधि विच्छेद टूट गया, कर्नाटक हो गया है। ये है 2000 ईस्वी में। ठीक, इसके एकदम बाद नंबर आ गया राजस्थान का 2001। इसी बीच में दिल्ली में भी आ गया, और दिल्ली में एक आदमी ताक में था कि आए तो मैं काम करूं कि आए तो मैं पिटूं। उसके बाद खूब पिटा, उसके बाद में, लेकिन इतनी पिटाई के बाद कोई सीएम बन जाए तो पिटाई अच्छी है, दाग अच्छे है, क्या दिक्कत है, क्या बुरी बात है। 2001 में दिल्ली, 2002 में असम, जो जेएनयू के कुछ बच्चे कह रहे हैं देश से अलग कर देंगे। कैसे कैसे बोलते हैं, देश से अलग कर देंगे। असम के बाद मध्य प्रदेश 2003। अच्छा, पहले महाराष्ट्र 2002, असम भी 2002। नंबर 8 पर मध्य प्रदेश 2003। और 9वां कौन सा होगा? 9वां है जम्मू एंड कश्मीर 2004। इसमें जो रोचक बातें 1-2 हैं बस ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जिस राज्य ने प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाया वो कौन है? नहीं, वो कर्नाटक है। मतलब कानून बनाने का प्रयास सबसे पहले कर्नाटक ने किया। जन आंदोलन राजस्थान में ज्यादा हुए, पर कर्नाटक को टाइम लग गया, पारित कर नहीं पाया। एक और राज्य की बहुत रोचक कहानी है, वो मध्य प्रदेश है। इस भाई ने तो 1996 में ही कर दिया था, लेकिन एक मिस्टेक हो गई उससे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बनती नहीं थी। मुख्यमंत्री को लगा राज्यपाल को भेजूंगा, नाटक करेगा, उसने सीधे भेज दिया राष्ट्रपति को। अरे राष्ट्रपति लोग पता ही क्या करते हैं, अगर सीएम के थ्रू आता है तो भी उससे विचार नहीं, राज्यपाल के थ्रू आए तो भी विचार नहीं करते हैं। कई साल पड़ा रहता है, खत्म हो जाता है बिल। वही हुआ इसके साथ में। लोग कहते हैं राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया एक मामले में, डाकघर विधेयक के मामले में। राज्यों के विधेयक काउंट करने लगेंगे तो गिनती भूल जाएंगे, इतने मामलों में जेबी वीटो का प्रयोग हुआ है। इस मामले में ऐसा हुआ, और अंत में मध्य प्रदेश थक गया, जब जवाब ही नहीं आया वहां से वापस, तो 2003 में दूसरा एक्ट पास करके गवर्नर को भेजा। उसने कहा चलो ठीक है, साइन कर देते हैं, उसके बाद लागू हुआ। तो ये 2 रोचक अध्ययन इस मामले में। अब सवाल है केंद्र सरकार ने इस मामले में कब और क्या किया, और फिर पढ़ेंगे एक्ट, क्या क्या है उस एक्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर क्या कुछ कदम हुए। 3-4 जो पीछे की घटनाएं हैं। सबसे पहले 1989 में हमारे देश में पीएम बने थे वीपी सिंह। वीपी सिंह का पूरा नाम जानते हैं आप लोग? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये व्यक्ति पहले कांग्रेस में थे। जब राजीव गांधी पीएम बने 84 में, तो ये उस सरकार में वित्त मंत्री थे, बाद में रक्षा मंत्री हो गए। जब ये रक्षा मंत्री हो गए तो उन्होंने बोफोर्स कांड को देखा, उसे उछाल दिया। वित्त मंत्री हुए तो सेंट घोटाला उछाल दिया, जिस मंत्रालय में वहीं घोटाला उछाल दिया एक। फिर इनको पार्टी में दरकिनार किया, तो ये अलग हो गए और नई पार्टी बना ली, और फिर राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े 1989 में, और इलेक्शन जीत गए। जीत क्या गया, कई पार्टियों के समर्थन से सरकार बनी, कांग्रेस छोड़कर सबने समर्थन कर दिया। उसमें बीजेपी और कम्युनिस्ट एक आध बारी जीवन में साथ साथ हुए हैं, इस दौर में साथ साथ थे। दोनों बाहर से समर्थन कर रहे थे कि तुम सरकार चलाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अभी बहुत उत्साह में थे। इन्होंने आती घोषणा की, अपने पहली बार जब मन की बात बोला इन्होंने अपना, मैंने पहली बार जब देश के नाम संबोधन दिया, उसमें कहा कि अब समय आ गया है कि देश आगे बढ़े, और मैं बहुत जल्दी भारत देश में सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला हूं। पर ये ज्यादा जल्दी में थे, जल्दी चले गए, पीएम ही नहीं रह पाए। तो राजीव गांधी के लोगों ने कहा अच्छा हमें परेशान करके पीएम बने, तो जब पीएम बनने देंगे, तो कुछ ही दिनों में इनको उखाड़ दिया। इन्हीं के एक सहयोगी थे चंद्रशेखर साहब, उनको भड़काया, तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हें पीएम होना चाहिए। बोले मेरे पास तो विधायक है नहीं, सांसद है नहीं। बोले कितने? तो कोई संख्या बताए 50-60 के आसपास, जुगाड़ कर लूंगा। काफी तो बाकी हम तो हैं पीछे। उनको पीएम बनाया, इनको छोड़ के पीएम बन गए। ठीक वैसे जैसे चरण सिंह को इंदिरा गांधी ने लॉलीपॉप देके हटवाया था, चरण सिंह के किनसे? मोरारजी से। मोरारजी पीएम थे, और उस समय डेप्यूटी पीएम 2 थे उस जमाने में। इंदिरा गांधी बोला कैसे तोड़ू सरकार को,
चरण सिंह को बोला, चरण सिंह इतने महान आदमी आप हो, आप डिप्टी पीएम, आपको तो पीएम होना चाहिए। बोले मैडम क्या बात कर रहे हैं, सच में पीएम होना चाहिए आपको। बोले मैडम सोच लीजिए, अरे हम आपके साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके पीछे खड़ी है, आप पीएम बनिए। तो मैडम सोच लीजिए, सोच लिया, एकदम सोच लिया। उन्होंने विश्वास वापस ले लिया। मुरारजी को बोले अब हम साथ नहीं चल सकते। मुरारजी बोले क्या कल तो साथ चलने से क्या हो गया अचानक? बोले नहीं, अब नहीं चल सकते, और हम पे पीछे हट गए। और जब पीछे हट गए सरकार गिर गई, ये गए प्रधानमंत्री बनने। नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति थे उस समय। नीलम संजीवा भी इंदिरा गांधी से खार खाए बैठे थे, बहुत पुरानी खार खाए बैठे थे। तो उन्होंने एक नवाचार किया संविधान में, बोले कि ऐसा है पीएम तो बना रहा हूं तुझे, विश्वास मत पास करवा के दिखा। हमारे संविधान में विश्वास मत की कोई व्यवस्था नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है लोकसभा के रूल्स में, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन की कोई व्यवस्था नहीं कहीं भी। नवाचार किया कि ना भाई मुझे शक हो रहा है, तेरे से ज्यादा उन दीदी पे शक ज्यादा रहता है मुझे, कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना होगा। उसने कहा ठीक है ले आएंगे, क्या दिक्कत है। फिर पूछे मैडम बन जाओ पीएम, अरे हाँ क्या बनना। और जिस दिन विश्वास मत आने वाला था तो उसके पिछले दिन फोन किया, फोन उठाया नहीं इंदिरा जी ने। फिर रात को बोला मैडम आपने कहा था मैं बन तो गया हूँ पीएम, कल से विश्वास मत है। तो इंदिरा जी बोली कि हमने ये थोड़ा ना कहा था, हमने ये कहा था कि आपको पीएम बनना चाहिए, आप पीएम बने अच्छा लगा हमें। तो बोले मैडम समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन क्यों करेंगे? सुबह विश्वास मत था, गाजी बाजी था, लोकसभा बैठी विश्वास मत के लिए, पीएम आया ही नहीं। पीएम विश्वास मत के लिए आए तो वोट पड़े, और पीएम लोकसभा से भाग गया कि ना ऐसी बदली पिटवाऊंगा अपनी, कैसे करवाए। तो ये वाला अध्याय इंदिरा गांधी का अध्याय राजीव गांधी ने घुट्टी में सीखा हुआ था, विश्वनाथ को हटाना था, चंद्रशेखर से कहा तुमको तो पीएम होना चाहिए। बोले मुझे तुम्हें तो आओ पीएम बनो। कांग्रेस साथ में साथ दिया, 10 महीने साथ दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 कांस्टेबल जासूसी करते पकड़े गए, सॉरी राजीव गांधी के घर के बाहर। तो इस आरोप में कि सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है, इस आधार पर वापस ले लिया समर्थन, जमीन पे आ गए। ऐसी 1980 में इलेक्शन हुआ था, ऐसी 91 में फिर से इलेक्शन हुआ। पॉलिटिक्स के खेल ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो वीपी सिंह की बड़ी कोशिश थी, ईमानदार आदमी थे, और वीपी सिंह के इतिहास का एक रोचक अध्याय ये भी है कि उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। अब मंडल कमीशन लागू किया, इससे कुछ लोगों को लगता होगा काहे पैदा हुआ था ये आदमी, और कुछ को लगता होगा हमारे मसीहा हैं। जैसे अम्बेडकर SC/ST के मसीहा हुए, वैसे ओबीसी का मसीहा कौन बने? वो बने। ये अलग बात है कि जिस दिन लागू किया उस दिन का इतिहास बहुत रोचक है। 8 अगस्त 1990 का इतिहास पढ़िएगा कभी। देवीलाल थे वो प्रधानमंत्री, खार खाए बैठे थे प्रधानमंत्री से। देवीलाल ने मन बना लिया कि मैं लगूंगा। 8 अगस्त को उनका जन्मदिन था, रैली रखी, बहुत भयंकर रैली होने वाली थी, और ऐसा लग रहा था कि देवीलाल उस दिन वीपी सिंह को उखाड़ देंगे। उस रैली से 2-3 घंटे पहले मंडल कमीशन लागू हुआ। तो कहने वाले कहते हैं कि उस रैली के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, एक वोट बैंक डेवलप करने के लिए ऐसी पॉलिसी आई। लेकिन वो 1.5 साल में उन्होंने जो 2 स्टेप लिए, उनमें से एक स्टेप ये भी था कि RT आए, लेकिन वो बेचारा ला नहीं पाए, उस समय ज्यादा मिला नहीं, अब तो उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सीधा 1996 में 2-3 चीजें होनी शुरू हो गई, और 1996 ध्यान रखिएगा, इस बीच में 1993 में राजस्थान में आग लग चुकी है। किसने लगाई आग राजस्थान में? अरुणा रॉय आग लगा चुकी है। ठीक ठाक माहौल बनना शुरू हो गया, राजस्थान की लपट दिल्ली तक आती है सीधे, पता है आप लोगों को, जैसे पंजाब में पराली जलती है दिल्ली में धुआं हो जाता है, वैसे ही 1996 तक आते थे। केंद्र सरकार को लगने लगा था कि अब कुछ ना कुछ करना होगा। तब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको मीडिया काउंसिल भी कहते हैं आमतौर पर, उसके अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे जस्टिस PB सावंत। ये जे मतलब जस्टिस है, JPB नहीं नाम इनका, जस्टिस। मीडिया काउंसिल का अध्यक्ष आमतौर पर जुडिशरी से ही आता है, शायद उसके प्रावधान में ही है। तो जस्टिस PB सावंत ने अपनी ओर से एक बिल तैयार किया जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल तैयार किया वॉलंटरी बेसिस पे, ताकि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और आगे बढ़े। अब सरकार पे और दबाव आ गया। अब ये भी नहीं कह सकते कि बिल तो बना लें, तो बिल तो रेडीमेड मिल गया। FOI का मतलब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, 1996 की बात है। 1997 में 2-3 घटनाएं घटी, जिनमें से एक घटना ये थी, आपको मैंने बताया था ना कि सारे राज्यों और यूटीज के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था मई 1997 में। तो मई 97 में CM कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें सारे राज्य और विधानसभा वाले यूटीज के CM से। इसका अध्यक्ष कौन था इस कॉन्फ्रेंस का? इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की PM ने। इसमें कई फैसले हुए थे, कई सहमतियां बनी। एक सहमति सिटीजन चार्टर की थी, एक सूचना के अधिकार की भी थी। तो कंसेंसस बना कि सभी राज्य और केंद्र मिलकर सूचना के अधिकार को लाने का प्रयास करेंगे। और जैसी ये सहमति बनी, इसके बाद सरकार के लिए जरूरी था कि वो कुछ एक्शन लेते हुए दिखे। तो सरकार ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया इसके लिए 97 में ही। इस व्यक्ति का नाम पता नहीं आपने सुना या नहीं, बताइए। HD शौरी। इनका नाम नहीं सुना है ना, तो चुल्लू जानते हैं चुल्लू क्या होता है?
उसमें पानी भर के पी लेना चाहिए। उसके बाद एच डी शौरी इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बताइए कितने लोग जानते हैं, उनसे पूछेंगे। जैसे मैंने बोला पूछेंगे, संख्या कम हो गई अचानक, वैसे संख्या ज्यादा रहने वाली थी। अच्छा, कितने लोग नाम सुना है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा पर सुना हुआ लग रहा है ऐसा। हाँ, अरुण शौरी का नाम सुना है? हाँ, वो सुना होगा। एच डी शौरी उन लोगों में है जिन्होंने सिविल सोसाइटी मूवमेंट को भारत में लीगल फील्ड में सबसे आगे बढ़ाया। इनकी एक संस्था थी जिसका नाम था कॉमन कॉज। अगर आप आर्टिकल 32 पढ़ते हुए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को समझते हैं, तो भारत में जिन दो व्यक्तियों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का मूवमेंट सबसे बड़े पैमाने पर चलाया है, अगर दो व्यक्ति आपको ध्यान रखने हो, तो एक तो आपको पता ही है, इसी की बात करूंगा मैं, एच डी शौरी। दूसरा देखते कौन बताते हैं आप में से। एक तो हो गए एच डी शौरी। पूरे भारत के इतिहास में दो व्यक्ति अगर चुनने हो जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आंदोलन को आगे बढ़ाकर भारत के लोगों के मूल अधिकारों को खूब बढ़वाया, आगे तक जबरदस्त काम किया, ऐसे एक व्यक्ति हैं एच डी शौरी। कॉमन कॉज नाम की संस्था के निर्देशक, या मान लीजिए वही थे, उसके मूल कार्यकर्ता वही थे। एक दूसरा व्यक्ति और था, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, देखते कौन बताएगा। वकील साहब, इसमें हिंदी इंग्लिश काम नहीं आएगी? नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं थे, प्रशांत भूषण भी नहीं थे। अब क्या ऑप्शन बचे? सारे पूछ लिया आप लोगों ने, क्या ऑप्शन दूं आपको? यही तो समाज का दुख है। उस व्यक्ति का नाम है एमसी मेहता। जब भी आपसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर कोई प्रश्न है, निबंध है, कुछ है, इन दोनों का नाम, जैसे इनका नाम लिखना, कलम छोड़ के 2 मिनट के लिए क्या करना, सिर झुकाना है ऐसे हल्का सा, फिर वापस कलम पकड़नी है। अब 3 नाम बोल दिया आपको, हंसराज खन्ना, एच डी शौरी, एमसी मेहता। इनका नाम जब भी क्या करना है, झुकाओ ऐसे, हाँ, मुंडी झुकानी है सम्मान में। तो एच डी शौरी को भारत सरकार ने खुद एच डी शौरी को नियुक्त किया, एक वर्किंग ग्रुप बनाया इनके अंडर, और इनसे कहा कि आप खुद एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं, उस बिल का ड्राफ्ट आप बना दीजिए। तो इन्होंने एक बनाया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से। तो FOI बिल फिर से बना इनके निर्देशन में। पहले पीबी सावंत ने अपने आप बनाया था, उनसे किसी ने कहा नहीं था बनाने के लिए, वॉलंटरीली बनाया था। इनको भारत सरकार ने कहा 97 में कि आप बनाइए। और 97 का जो साल है ना, वो एक ऐसा साल था जिस समय गठबंधन की सरकारें चल रही थी, जिस समय देवगौड़ा, गुजराल, ये सब लोग PM हुआ करते थे। तो उस सरकार के पास बहुत मैंडेट नहीं था, छूट गया, नाम छूट गया। FOI बिल, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, जैसे वहां लिखा हुआ वही वाला। इसके बाद सरकार आ गई भाजपा की 98 में। 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। देखो, सरकार कोई भी हो, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। करप्शन का मतलब केवल वित्तीय नहीं होता है। अगर पावर का नशा हो जाए तो वो भी तो चीज है ना। अगर ये लगने लगे कि पावर सारी मेरे हाथ में रहे, जैसे नरेंद्र मोदी की तारीफ आप 20 फ्रंट्स पे कर लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लोकपाल एक्ट का जो हल किया, ये भी इतिहास देखेगा ही। अटल बिहारी वाजपेयी ने कई अच्छे काम किए, परमाणु विस्फोट भी किए, शक्ति बढ़ाई, कारगिल भी हुआ, ये वो सब हुआ, शाइनिंग इंडिया हुआ, सड़कें अच्छी बनी, वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलने लगी, वो सब खूब हुआ। लेकिन इस फ्रंट पर सरकार ने लगातार कोशिश की कि सरकार के अधिकार कम ना हो, शक्तियां कम ना हो। तो जब राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात है तो सरकार आमतौर पर टालती रही, और जब टालना मुश्किल हुआ तो 2002 में इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा दिया। एक बड़ा मरियल सा बिल बनाया, ऐसा बिल जिसमें लिखा था कि सूचना दम है तो लेके दिखाओ, इस भाव से, ऐसा बिल था। पर था तो बिल। 2002 के बाद 1 साल लगा दिया राष्ट्रपति से सहमति लेने में। 2003 में राष्ट्रपति से सहमति मिल गई और लागू कर दिया, और गुपचुप तरीके से नियम में लिख दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आने के बाद से प्रवर्तन में आ जाएगा। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आए ही नहीं, और इसका मतलब ये एक्ट लागू होने की घोषणा के बावजूद लागू हुआ ही नहीं। सरकारें क्या खेल खेलती हैं। 1993, 94, 95 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। उन्नी कृष्णन का मामला था, एक और लड़की का मामला था। ये तय हुआ कि भाई पूरी तो नहीं, पहले तो मेडिकल एजुकेशन की बात आ गई थी, अगले साल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ये बात 94 के आसपास की बात है, और सरकार से कहा कि आप इसको प्रोवाइड करवाइए। सरकार ने 2003 में संविधान संशोधन किया, करीब 10 साल लगा दिए, और उसमें लिखा कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट होगा। और साथ में क्या लिखा, ये उस दिन से लागू होगा जब इसके पक्ष में अधिनियम बनेगा, और अधिनियम उसके 6 साल के बाद बना। तो सरकारें क्या करती हैं, एक्ट पास करके भी कई बार रूल्स के नाम पे किसी और तरीके से जनता को गधा बना दिया कि एक्ट आ गया है। जनता को ये समझ में भी नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या होने वाला है। जैसे CAA समझ किसी को नहीं आ रहा है, सब इधर या उधर खड़े हुए हैं इनमें। ठीक वैसे यहाँ पर ये हुआ, इसलिए NDA सरकार इस मामले में कमजोर रही, ये मानना पड़ेगा। फिर 2004 में सरप्राइजिंगली कांग्रेस और UPA इलेक्शन जीत गए, जबकि उस समय देश में आमतौर पर उम्मीद कर नहीं रहा था। सरप्राइज से सब लोग कि अचानक कैसे हो गया। तो सोनिया गांधी के बारे में तय था कि वो PM बनेंगी, पूरा देश इंतजार में था।
सुषमा स्वराज जी ने कहा कि अगर ये पीएम बनी मैं अपने बाल मुड़वा लूंगी। बहुत विवाद हुआ और अचानक 10 जनपद के अंदर से सूचना आई कि सोनिया जी की अंतरात्मा कह रही है कि वो पीएम ना बने। अंतरात्मा भारत में 2 बार जाएगी, एक बार इंदिरा गांधी ने जगाई थी राष्ट्रपति के चुनाव में 1969 में, दूसरी जगह 2004 में। पीएम ना बने इंदिरा गांधी, कई लोग पेड़ से गिर गए, कोई कहीं से गिरा, कोई कहीं से, हम आत्मदाह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। शरद पवार को लगा कि मौका बड़ा अच्छा है, वो गए, नहीं मैडम आपको ही बनना चाहिए। भाव था कि नहीं तो मैं तो हूँ ही, वैसे तो आपको बनना चाहिए। इस भाव से प्रणब मुखर्जी भी लाइन में, सबका लग रहा था कि ये बनेंगे, ये अर्जुन सिंह बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। इतने में आवाज आई, सोनिया जी बोली मैंने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री बनेंगे मनमोहन सिंह। वो साथ बैठे, उन्होंने ऐसे देखा, मैं बनूंगा, मैं तो एमपी भी नहीं हूँ, पीएम कैसे बनूंगा? तो उन्होंने कहा इसीलिए बनोगे, तुम अकेले आदमी, उससे कोई खतरा नहीं है, तुम कुछ भी करके एमपी नहीं बन सकते अपने आप, इसलिए तुमको बनाएंगे पीएम। वो बने, लेकिन ये सब हंसी मजाक अपनी जगह है। मनमोहन सिंह हमारे देश के बहुत शानदार पीएम रहे, ये सच है। हंसी मजाक तो होना ही चाहिए, उसके अपने जीवन में सारी क्या है ना। लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह मतलब अच्छा बोलने वाला आदमी अगर अच्छा पीएम बन जाएगा तो ऐसे बहुत बड़े भोकाल टाइप के लोग घूम रहे हैं जिनको आप पीएम थोड़ा बना देंगे। खाली वृहद मुख होने से कोई पीएम कैसे बनेगा? वृहद मुख मतलब बड़े बोलने वाला आदमी, मतलब पीएम अच्छा बोले अच्छा लगता है, पीएम खाली बोले तो अच्छा नहीं लगता है, और पीएम ना बोले काम ठीक है तो ठीक है, ऐसा क्या है। मनमोहन सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया, शानदार काम किया। उसमें से एक काम सूचना का अधिकार भी है। इन्होंने क्या किया कि यूपीए ने जब यूपीए बना, चुनाव पूर्व गठबंधन, तो उसमें एक होता है सीएमपी। क्या होता है सीएमपी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम।